गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द सेंट्रल कॉनिकोइड। द सेंट्रल कॉनिकोइड, सैकेंद्र सैकेंद्र शांकवज। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी कॉनिकोइड ही समझ लें, क्योंकि बार बार शांकवज बोलना थोड़ा सा नहीं सही रहेगा। सेंट्रल कॉनिकोइड, सैकेंद्र शांकवज। ठीक है, देखो कि सेकेंड डिग्री की जो हमारी इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस 2 fyz प्लस 2 gzx प्लस 2 ux प्लस 2 vy प्लस 2 wz प्लस डी इक्वल टू 0। ये किसको डिनोट करता है? एक सरफेस को डिनोट करता है। ठीक है, अब इस सरफेस का अगर मान लो कि हम z इक्वल टू के कोई प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन से z इक्वल टू के प्लेन से अगर अपन इसका सेक्शन करें या प्रतिच्छेद करा दें, इंटरसेक्शन करा दें, तो हमें एक कर्व फाइंड होगा। ठीक है, और यह जो कर्व आपका आएगा वो क्या बनेगा? कोनिक बनेगा, क्योंकि z इक्वल टू के करते ही आपकी डायमेंशंस कितनी रह जाएंगी? दो ही रह जाएंगी, x और y। तो वो एक 2D के अंदर क्या आ जाएगा? कर्व आ जाएगा, जिसको कि हम कोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, भाई 2D के अंदर से इलिप्स होता है, 2D में इलिप्स है तो 3D में उसका क्या होता है? इलिप्सोइड होता है। तो उसी तरह 2D में जब कोनिक है तो 3D में ये क्या बन गया? कोनिकोइड बन गया। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन से जो रिप्रेजेंट होने वाला जो सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? कोनिकोइड बोलते हैं, कोनिकोइड। क्लियर है? अब आता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकोइड। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकोइड। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये जो इक्वेशन नंबर हमारी 1 है ना, इसी का एक स्पेसिफिक फॉर्म है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो जाएगी। इसके अंदर ये होगा कि ये इक्वेशन जो होगी वो, इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ओरिजिन से जाने वाले जितनी भी आपकी कोड्स हैं, ये जो इक्वेशन है या ये जो इससे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन कोनिकोइड को, इस कोनिकोइड की जो खास बात ये होगी कि ओरिजिन से जाने वाली सारी की सारी जो कोड्स है वो ओरिजिन पर बाइसेक्ट होंगी। इस कोनिकोइड की जितनी भी कोड्स, कोड का मतलब समझते हैं ना कि कोई भी दो कोइड को मिला दे अपन तो कोड बन जाता है, जैसे सर्कल में कोड होता है वैसे ही हर कोनिकोइड के अंदर कोड होगा। ठीक है, तो कोई भी दो, जितने भी कोड्स होंगे ना जो ओरिजिन से पास होती हैं, वो सारी की सारी ओरिजिन पे क्या होंगी? बाइसेक्ट होंगी, समद्विभाजित होंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए कि अगर अपन इस जो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट होने वाला जो सरफेस है आपका या कोनिकोइड है, उस पर अगर कोई पॉइंट अपन पी x1 y1 z1 ले ले, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब इससे ये शो होता है कि अगर P के कॉरस्पॉन्डिंग अपन एक पॉइंट -x1 -y1 और -z1 ले, तो वो भी कहाँ लाई करेगा? अगर Q पॉइंट अगर -x1 -y1 और -z1 ले, तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको -x1 की होल स्क्वायर लिख दें तो क्या फर्क पड़ रहा है? चीज तो सेम ही आनी है, प्लस। ठीक है, तो P के कॉरस्पॉन्डिंग अगर अपन एक पॉइंट Q लेते हैं तो वो Q -x1 y1 और -z1 भी कहाँ पे होगा? सरफेस पे लाई करेगा। ठीक है, अब P और Q को मिलाने वाली जो कोड है वो ओरिजिन पर बाइसेक्ट होंगी। क्यों होगी? क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी बताई है अपन ने सेंट्रल कोनिकोइड की, इससे जो रिप्रेजेंट हो रही है इक्वेशन उसकी। अब चूंकि आपका P क्या है? रैंडम पॉइंट लिया अपन ने, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जितनी भी कोड्स जाएंगी वो सारी की सारी कोड क्या होंगी? आपकी ओरिजिन पर बाइसेक्ट होंगी। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये सरफेस आपका 1 कह दो चाहे ये कह दो, इसका जो सेंटर है वो क्या होगा? ओरिजिन होगा, और इसीलिए इसका नाम क्या है? सेंट्रल कोनिकोइड है। जिनके सेंटर ओरिजिन पे होंगे वही सेंट्रल कोनिकोइड बन जाएंगे। ठीक है, तो अब जो सेंट्रल कोनिकोइड है वो ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट है ना, इनके जो प्लस माइनस के सिंबल है उन पे डिपेंड करेगा। अब जैसे पहला अगर ये है कि ए बी और सी तीनों के तीनों आपकी क्या है? पॉजिटिव अगर है, यानी कि ए बी और सी तीनों पॉजिटिव आ गए अपने, तो जो कोनिकोइड बनेगा वो क्या बनेगा? आपका इलिप्सोइड बनेगा। क्या बनेगा? इलिप्सोइड, दीर्घ वृत्तज, दीर्घ वृत्तज।
ठीक है, अगर आपके ए बी और सी तीनों ही आपके पॉजिटिव आ जाते हैं तो, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के तीनों कोफिशिएंट आपके पॉजिटिव है। और अगर तीनों नेगेटिव है, ए बी और सी तीनों ही नेगेटिव आ गए, तो बनेगा तो इलिप्सॉइड ही, लेकिन इमेजिनरी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, इमेजिनरी इलिप्सॉइड। ठीक है, अगर तीनों पॉजिटिव है तो भी इलिप्सॉइड बनेगा, तीनों नेगेटिव है तो भी इलिप्सॉइड बनेगा, लेकिन उस कंडीशन में इमेजिनरी इलिप्सॉइड बनेगा। सेकंड केस आपका क्या है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ए बी और सी में से दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो कोई सा भी हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, सी नेगेटिव हो सकता है, तो एक नेगेटिव और बाकी दो पॉजिटिव है, तो आपका क्या बनेगा, वन शीट हाइपरबोलॉइड। वन शीट हाइपरबोलॉइड अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन, एक पृष्ठीय अति परवलयज। ठीक है, और थर्ड केस ये है कि अगर आपका ए बी और सी उसमें से एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव हो, कोई भी एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव हो, तो क्या बनेगा आपका, टू शीट हाइपरबोलॉइड, द्विपृष्ठीय अति परवलयज। वन शीट और टू शीट हाइपरबोलॉइड कौन से होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब जो इनके स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं, इलिप्सॉइड का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। चूंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और देख लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या आ गए आपके, पॉजिटिव आ गए। फिर आपका वन शीट हाइपरबोलॉइड अगर है तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी हो सकता है और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी एक नेगेटिव होगा। ठीक है, और टू शीट हाइपरबोलॉइड जो आपका है उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें दो नेगेटिव होंगे, वो चाहे एक्स स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर या फिर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोई भी दो नेगेटिव होगी और एक आपका पॉजिटिव होगा। तो ये आपका इलिप्सॉइड बन गया, ये वन शीट हाइपरबोलॉइड और ये आपका टू शीट हाइपरबोलॉइड। तो सेंट्रल कोनिकोइड में बेसिकली हम ये तीन पढ़ेंगे, और इन तीन के अंदर भी ये है कि जो स्फीयर आता है वो स्फीयर इज ऑल्सो एन इलिप्सॉइड। भाई स्फीयर इलिप्सॉइड ही तो, अगर ए बी और सी के मान बराबर हो जाते हैं तो वो स्फीयर बन जाता है, तो स्फीयर को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इलिप्सॉइड के अंदर अपने आप ही स्फीयर स्टडी हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए फिर आता है कि अब अपन इलिप्सॉइड का नेचर पता कराते हैं कि इलिप्सॉइड किस तरह का नेचर का होगा। नेचर ऑफ इलिप्सॉइड, नेचर एंड शेप ऑफ इलिप्सॉइड। ठीक है, अब ओरिजिन क्या सरफेस है, सॉरी ओरिजिन क्या सेंटर है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्सॉइड है, इसका सेंटर कौन है आपका, ओरिजिन है। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा गामा अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा बीटा गामा, देखो अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और सेम माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा भी करेगा, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया अपन ने x1 y1 z1 के लिए कही थी। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा का जो मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ये ऐसे है, ये तो आपका अल्फा बीटा गामा है और ये माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा है, तो इनको अगर 1:1 में बांटेंगे अपन तो ये पॉइंट तो क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, अल्फा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा। तो जो ये क्या बन गई कि भाई अगर सरफेस पे जैसे ये एलिप्सॉइड है 3D के अंदर बात कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट है आपका अल्फा बीटा गामा और ये माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा और ये अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इनका मिड पॉइंट जो आया वो क्या आया, ओरिजिन आया, यानी कि जो कोड थी वो क्या हुई, ओरिजिन पे बाइसेक्ट हो गई। तो यही तो बात कही थी ना अपन ने पीछे, जो कोड बाइसेक्ट होने की बात कही थी कि सारी, अब ये अल्फा बीटा गामा रैंडम लिया था तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसका मतलब सारी की सारी कोड जो होंगी वो क्या होंगी, ओरिजिन पे बाइसेक्ट होंगी। समझ आई बात। तो यही कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा ओरिजिन पर, ओरिजिन से जाने वाली लाइन से, और जो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है तो ओरिजिन पर आपकी ये क्या होगी, जो कोड है वो आपकी बाइसेक्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ये सरफेस है इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। भाई बराबर डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, सेंटर बन गया। ठीक है, सेंटर की यही तो डेफिनेशन होती है कि हर तरीके से वो बराबर डिस्टेंस पे रहे। ठीक है, फिर आता है कि प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल एक्सेस, सेंटर की बात आ गई। अब प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल एक्सेस, मुख्य दिशाएं एवं मुख्य समतल। ठीक है, अब पी अल्फा बीटा गामा आपका सरफेस पे लाई करता है, तो पी अल्फा बीटा और माइनस गामा भी सरफेस पे लाई करेगा।
अगर देखो कि पी अल्फा बीटा गामा है तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस माइनस गामा का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आई कैन से दैट अल्फा बीटा और माइनस गामा कोई पॉइंट अगर P1 है तो वो भी इस सरफेस पे लाई करेगा, करेगा ना, सामने दिख रहा है कि अल्फा बीटा और माइनस गामा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब P1 का मिड पॉइंट क्या आएगा, P1 का मिड पॉइंट, P1 का मिड पॉइंट कितना आएगा, ये 0 सॉरी 2 सॉरी अल्फा बीटा और 0 ये आ गया। मिड पॉइंट निकालना तो आता ही है, दोनों को कोऑर्डिनेट ऐड करके अपॉन 2 करते हैं अपन, ठीक है। तो अब ये P1 कहाँ पे आया, Z0 आ गया, इसका मतलब XY प्लेन पे है। P1 कहाँ पे लाई कर रहा है, XY प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। और जो लाइन P1 आएगी वो क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, समझ आ गई बात। तो हम ये कह सकते हैं कि Z इक्वल टू 0 प्लेन उन सारी कोड्स को बाइसेक्ट करता है कि जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। Z इक्वल टू 0 प्लेन जो है वो सारी की सारी कोड को बाइसेक्ट करेगा जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। इसी तरह हम ये भी शो कर सकते हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 जो प्लेन्स हैं उनके रेस्पेक्ट में जो आपका भाई बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि z इक्वल टू 0 प्लेन के रेस्पेक्ट में आपका सिमेट्रिक है। इसी तरह हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 प्लेन के रेस्पेक्ट में भी कह सकते हैं कि सरफेस आपका सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 इसके क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल प्लेन्स हो जाएंगे, यानी कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं वही इसके प्रिंसिपल प्लेन्स हो जाएंगे, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स की इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस वही क्या हो जाएंगी, इसकी प्रिंसिपल डायरेक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। तो जो ये आपका स्टैंडर्ड ये एलिप्सॉइड है इसकी प्रिंसिपल प्लेन्स भी आपकी प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट प्लेन्स ही होंगे और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी, क्लियर। अब अपने को ये दिखाना है कि जो सरफेस है वो क्लोज्ड होगा, सरफेस इज क्लोज्ड। अब ये तो पता है ना हमें कि एलिप्सॉइड इस टाइप का होता है, लेकिन हम इक्वेशन से प्रूव करेंगे कि सरफेस जो है वो क्या होगा, सरफेस इज क्लोज्ड यानी कि परिबद्ध है, बाउंडेड है, कहीं भी खुला नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कि अगर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए कहें अपन, ठीक है, तो इस इक्वेशन से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब क्या है कि एक्स अपॉन ए इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ गया। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो कुल मिला के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर नेगेटिव कब होंगे, जब या तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों नेगेटिव हो, ठीक है, या एक नेगेटिव हो, लेकिन या तो भाई ऐसे हो कि वाई स्क्वायर भी नेगेटिव हो और जेड स्क्वायर भी नेगेटिव हो, या फिर क्या हो कि वाई स्क्वायर आपका नेगेटिव के अंदर जेड स्क्वायर से क्या हो, बड़ा हो, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो लेकिन फिर जो नेगेटिव वाला है वो बड़ा हो। कुल मिला के भाई ये नेगेटिव क्वांटिटी कब आएगी, जब अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में नेगेटिव वाली क्वांटिटी ज्यादा है या फिर दोनों ही नेगेटिव है, यही तो होता है, ठीक है। तो अगर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों ही अगर अपन नेगेटिव की बात करें, वाई स्क्वायर नेगेटिव का मतलब तो वाई तो इमेजिनरी हो गया, वाई इमेजिनरी, ठीक है, और जेड नेगेटिव का मतलब जेड इमेजिनरी हो गया, समझ आई बात। तो दोनों में से या तो दोनों इमेजिनरी या फिर एक इमेजिनरी, तो ये तो हो नहीं सकता ना, इसका मतलब कि मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हो ही नहीं सकता, मोड ऑफ एक्स लेस देन ए आएगा, यानी कि जो एक्स है वो ए से माइनस ए के बीच में ही खत्म होना पड़ेगा उसको। एक्स एक्सिस पे कर्व जो है वो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, क्लोज्ड हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बाहर जा ही नहीं सकती, एक्स की वैल्यूज को ए से माइनस ए के बीच में ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सरफेस है वो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए प्लेन्स के बीच में क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ये इधर x इक्वल टू ए प्लेन आ गया और इधर x इक्वल टू माइनस ए प्लेन आ गया और यहाँ पे बाउंडेड हो गया, समझ आई बात। इसी तरह से अपन y इक्वल टू बी और y इक्वल टू माइनस बी के बीच में शो कर सकते हैं कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, माइनस बी से प्लस बी के बीच में रहेगी, और z की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, माइनस सी से प्लस सी के बीच में रहेगी। इसका मतलब तीनों तरफ से सरफेस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, यानी कि सरफेस जो इस ये जो इलिप्सॉइड रिप्रेजेंट हो रहा है इस इक्वेशन से ये क्या होगा आपका, बाउंडेड होगा, कहीं से भी खुला नहीं होगा, समझ आ गई बात, क्लियर है।
उसके बाद में अपना आता है लेंथ ऑफ एक्सेस। जो 3 एक्सेस बनेगी ना इसकी, लेंथ ऑफ एक्सेस क्या आएंगी, लेंथ ऑफ एक्सेस अक्षों की लंबाइयाँ। ठीक है, तो ये पता ही है ना अपने को कि 2a 2b और 2c होती है एक्सिस की लंबाई। दीर्घ जैसे अपन इलिप्स की बात करते हैं तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है, तो 2a और 2b इनकी लेंथ होती है। ठीक है, अब देखो कि अगर अपन एक्स एक्सिस की बात करते हैं, अपना इक्वेशन क्या है, ये क्यों आया ये बताते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अगर अपन एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस किससे मिलके बनता था, वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0 प्लेन से मिलके बनता है एक्स एक्सिस। अब इसके अंदर एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0 कर दो तो एक्स इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस ए आया। यानी कि वाई एक्स एक्सिस जो है वो ए 0 0 और माइनस ए 0 0 पॉइंट पे काटेगी, इस कर्व को काटेगी ना। तो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट आ गए, ए 0 0 और माइनस ए 0 0। तो कुल मिला के एक्स एक्सिस पे इस इलिप्सॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपका माइनस ए 0 0 प्लस का ए 0 0 और ये आपका इधर क्या आ गया माइनस ए 0 0। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, 2a हो गई। तो आ गई ना, एक एक्सिस पे लंबाई 2a आ गई। इसी तरह दूसरी एक्सिस पे लंबाई देख लेंगे तो 2b आ जाएगी, और थर्ड एक्सिस पे अगर अपन लंबाई देखेंगे तो 2c आ जाएगी। ठीक है, तो एक्सिस की लंबाइयां कितनी आ गई, 2a 2b और 2c आ गई। क्लियर है। फिर आता है कि सेक्शन ऑफ सरफेस। अब इसका सेक्शन कराते हैं अपन किसी प्लेन से, इंटरसेक्शन कराएं अगर सेक्शन ऑफ सरफेस, परिच्छेद लें अपन सेक्शन ऑफ सरफेस। ठीक है, तो z इक्वल टू के मान लो कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल कोई z इक्वल टू के प्लेन है, उससे अगर सेक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, z इक्वल टू के पुट करा दिया। ठीक है, अब ये इलिप्स बनेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अगर आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0, या फिर कह सकते हैं कि के स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर हो, तो रियल इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, रियल इलिप्स। अगर 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन 0 हो, या फिर कहते हैं के स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो, तो क्या बन जाएगा आपका, इमेजिनरी इलिप्स बनेगा, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगी ना वो वैल्यू। तो इमेजिनरी इलिप्स बन जाएगा अगर के स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो। ठीक है, और अगर आपका के इक्वल टू सी तो हो नहीं सकता, के इक्वल टू सी तो आएगा ही नहीं अपना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलिप्स बनेगा वो अगर आपकी के स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर है तो रियल इलिप्स बनेगा, और अदरवाइज आपका इमेजिनरी इलिप्स बनेगा। क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा एलिप्सोइड की शेप थी, नेचर एंड शेप ऑफ एलिप्सोइड। क्लियर है। फिर आता है अपना नेचर एंड शेप ऑफ वन शीट हाइपरबोलॉइड। नेचर एंड शेप ऑफ वन शीट हाइपरबोलॉइड। ठीक है, अब देखिए वन शीट हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो अपन ने पीछे लॉजिक दिए थे उसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि इसका सेंटर कौन है, ओरिजिन है। इसके प्रिंसिपल सेम वही वाली बात लगाएंगे जो पीछे लगाई है अपन ने, इलिप्सॉइड के लगाई है, सेंटर क्या आएगा, ओरिजिन आएगा, प्रिंसिपल प्लेन्स कोऑर्डिनेट प्लेन्स आएंगे, प्रिंसिपल डायरेक्शंस कोऑर्डिनेट एक्सिस आएंगी। ठीक है, और फिर वही कि एक्स एक्सिस जो है वो इसको किस किस पॉइंट पे काटेगा, सेम यही वाला लॉजिक लगाएंगे। तो एक्स एक्सिस इसको ए 0 0 और माइनस ए 0 0 पे काटेगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे अक्स की लंबाई कितनी हो गई, एक्सिस की 2a लेंथ आ जाएगी। ठीक है, वाई एक्सिस पे लेंथ कितनी आ जाएगी, 2b आ जाएगी इसकी लेंथ। ठीक है, और जेड एक्सिस जो होगा, जेड एक्सिस का मतलब क्या है आपका, जेड एक्सिस का मतलब कि एक्स और वाई प्लेन हो गए, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 जब अपन करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, माइनस का सी स्क्वायर आया है, जेड इक्वल टू प्लस माइनस सी आयोटा आया। इसका मतलब कि जेड एक्सिस जो है वो इसको काटेगी नहीं, रियल पॉइंट्स पे जेड एक्सिस इसको कभी भी नहीं काटेगा। समझ आ रही है बात। तो जेड एक्सिस नहीं काटेगा, इसका मतलब क्या है कि जेड एक्सिस पे इसकी लंबाई जो होगी इनफाइनाइट चलेगी, यानी कि जो इसका शेप हमारा ये होता है जेड एक्सिस की तरफ बंद नहीं होगा, ये इस तरीके का शेप बनेगा। यही होता है ना अपना इलिप्सोइड, सॉरी वन शीट हाइपरबोलॉइड। तो ये इस तरह से जा रहा है, तो ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। तो एक्स और वाई पे तो ये बाउंडेड रहेगा, लेकिन
जेड एक्सिस पे ये ऊपर और नीचे की तरफ इसकी लंबाई कितनी भी ज्यादा बढ़ती जा सकती है, अनबाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस को ये कहीं पे काटेगा ही नहीं। ठीक है, फिर z इक्वल टू के से अगर अपन इसका सेक्शन लेते हैं वही इसी तरीके से, तो z इक्वल टू जब के रख देंगे तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये एक इलिप्स आ गया जिसका सेंटर जो है वो कहाँ पे है, जेड एक्सिस पे बन जाएगा, और के की वैल्यू बढ़ने के साथ में जैसे जैसे के बढ़ेगा वैसे वैसे इलिप्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अपनी इलिप्स बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो जो ये इलिप्स बनेगा जेड इक्वल टू के प्लेन से सेक्शन कराने पर जो वन शीट हाइपरबोलॉइड पे इलिप्स बनेगा, उस इलिप्स की वैल्यू जो है वो के की वैल्यू के साथ साथ में बढ़ती जाएगी और एक वेरिएबल इलिप्स बनता जाएगा। जैसे जैसे के बढ़ेगा वैसे वैसे इलिप्स का शेप भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इलिप्स की जो शेप होती है वो अपने को पता ही है कि कैसी होती है, मुड्डे जैसी होती है। अगर x इक्वल टू के और y इक्वल टू प्लेन से अगर अपन इंटरसेक्शन देखते हैं, x इक्वल टू के रखते हैं तो क्या बनता है हमारा, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि x इक्वल टू के प्लेन और y इक्वल टू के प्लेन, इसको किस में काटेंगे, हाइपरबोलाज में काटेंगे। ठीक है, तो ये देखो ना आप, ये शेप बनती है हमारी। ठीक है, ये इस तरीके की शेप बन रही है। तो अगर यूं काटेगा तो ये क्या बन रहा है, इलिप्स बन रहा है, और यूं काटेंगे तो ये क्या बनेंगे, हाइपरबोला बनेंगे, बनेंगे ना। तो इसीलिए x इक्वल टू के और y इक्वल टू के प्लेन, तो इसको किस में काटेंगे, इलिप्स में काटेंगे, सॉरी हाइपरबोला में काटेंगे, और z इक्वल टू के प्लेन इसको किस में काटेगा, इलिप्स में काटेगा। क्लियर है, और आकृति वही शेप आपकी मुड्डे जैसी होती है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्लियर, सेम इसी तरीके से अपन टू शीट हाइपरबोलॉइड के लिए बोल सकते हैं कि टू शीट हाइपरबोलॉइड का सेंटर जो होगा वही ओरिजिन होगा। टू शीट हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसका सेंटर ओरिजिन बन जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन्स जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स बन जाएंगे, प्रिंसिपल डायरेक्शन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाएंगी। और वही है कि x जब y और z जीरो करते हैं, अपन x एक्सिस की बात करते हैं, तो पॉइंट पे क्या क्या कटेगा, a 0 0 और माइनस a 0 0 पे कटेगा। यानी कि x एक्सिस पे अक्ष की, इसके जो अक्ष की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। y और z एक्सिस इसको काटेंगे नहीं, वही वाला लॉजिक जो अपन ने पीछे वन शीट पे लगाया है वो यहाँ पे लगा सकते हैं कि y एक्सिस और z एक्सिस इस सरफेस को काटेंगे नहीं, ओरिजिन रियल पॉइंट्स पे नहीं काटेंगे, इमेजिनरी पे काटेंगे। ठीक है, और x इक्वल टू के से अगर अपन इसका इंटरसेक्शन कराते हैं, x इक्वल टू के से इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगर के स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा तो रियल इलिप्स आएगा, और के स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर आएगा तो इमेजिनरी इलिप्स बन जाएगा अपना। ठीक है, तो x इक्वल टू के प्लेन में आपका क्या करेगा, इसके इलिप्स में काटेगा। ठीक है, और y इक्वल टू के और z इक्वल टू के अगर अपन रखते हैं, y इक्वल टू के रखते हैं मान लो, तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। यानी कि y इक्वल टू के और z इक्वल टू के प्लेन जो होंगे वो इसको किस में कट करेंगे, हाइपरबोला में कट करेंगे। ठीक है, और ये अपन देख ही चुके हैं कि जो इसकी शेप होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि टमरू के जैसी, डुगडुगी टाइप्स, दोनों तरफ खुला होता है। ठीक है, इस तरीके की बनती है ना, ये अपन ने देखा था कि ये इस तरीके का बनेगा, ये इस तरीके का। ठीक है, तो ये इलिप्स बन रहे हैं इधर, सॉरी हाइपरबोला बन रहे हैं, और ये इलिप्स बनेगा, अगर यूँ कट करेंगे तो ये इलिप्स आएगा। एक्स एक्सिस तो इलिप्स में ही काट रही है इसको। ठीक है, अब हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए कॉनकोइड। मान लीजिए कि कोई एक लाइन है, x माइनस एल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, ये लाइन अगर एक कॉनकोइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 को इंटरसेक्ट कराती है तो क्या होगा। ठीक है, तो इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट अपन क्या ऐड कर सकते हैं, एल आर प्लस एम एल्फा, एम आर प्लस बीटा और एन आर प्लस गामा। ठीक है, ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन अगर कराएगा तो ये पॉइंट इस कॉनकोइड कोनिकोइड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ए एल आर प्लस एल्फा का होल स्क्वायर
प्लस बी एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर के साथ में क्या आएगा ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2r के साथ में क्या आएगा ए एल एल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा प्लस ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इससे आर की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वो दोनों वैल्यूज बारी बारी से अपन यहाँ पे पुट कराएंगे तो दो पॉइंट आ जाएंगे जहां पे कि ये लाइन कोनिकोइड को इंटरसेक्ट करेगी। तो इससे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कोनिकोइड बन जाएगा। क्लियर है? इससे जो आर की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज अगर रियल आएंगी तो रियल पॉइंट्स बन जाएंगे। दोनों वैल्यू अगर दो वैल्यू सेम आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आर की, तो हम क्या कह देंगे वो लाइन ही क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। और अगर दोनों वैल्यूज इमेजिनरी आ गई आपके, तो इसका मतलब कि जो लाइन है वो कोनिकोइड को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर? अब आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट कोनिकोइड। कोनिकोइड कोई पॉइंट अगर अपने को अल्फा बीटा गामा दे रखा है, उस अल्फा बीटा गामा पे हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब अल्फा बीटा गामा पे फाइंड करना है, तो अल्फा बीटा गामा इस कोनिकोइड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा बना जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट से पास होने वाली कोई लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम और जेड माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, इसके अब इस लाइन पे कोई पॉइंट क्या आ जाएगा, एल आर प्लस एल्फा, एम आर प्लस बीटा और एन आर प्लस गामा। तो ये एल आर प्लस एल्फा, एम आर प्लस बीटा और एन आर प्लस गामा क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। भाई कंडीशन तो सेम ऊपर वाली बनेगी ना अपनी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2r ए एल एल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा बीटा, ये ठीक है। और प्लस क्या आएगा, ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर तो 1 है, तो प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये दोनों आपका इक्वेट क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, भाई आर तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? एक सेकेंड, अब देखिए कि एक आर तो कट जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू एक तो 0 आ गई। अब दूसरे से आर की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, माइनस का 2 ए एल एल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा अपॉन ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ठीक है, ये आया। तो अब आर की दोनों वैल्यूज भी, आर की जो दो वैल्यूज आ रही है वो दोनों की दोनों क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, या फिर ये आइडेंटिटी बनना चाहिए। इसका मतलब ये आर की वैल्यू 0 कब आएगी, जब ए एल एल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए हमारे पास में। ठीक है, तो यही क्या आ गई, सॉरी ठीक है, तो कंडीशन क्या आएगी, ए एल एल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एल को एलिमिनेट अगर करते हैं तो क्या बनता है, देखो एल की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस एल्फा ए एल्फा एक्स माइनस एल्फा प्लस बी बीटा वाई माइनस बीटा प्लस सी गामा जेड माइनस गामा इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। या फिर ए एल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर, ये बन गया। ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर तो 1 है, तो हमारे पास में टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए एल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट कोनिकोइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। ये आपको याद रखनी है, बाकी डेरिवेशन इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है वो आपको आगे क्वेश्चंस में यूज करनी है कि कैसे हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर आता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि कोई भी प्लेन अगर कोनकोइड को टच करेगा तो कंडीशन क्या होगी, वो अपन अगले वीडियो में देख लेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है।